बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त उर्दू ज़बान का पीरियड है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी कॉपी अच्छी तरह से मेंटेन की होगी। टाइटल पेज बनाए होंगे, होमवर्क को शो किया होगा, उसके पेज शो करके आपने होमवर्क किया होगा और सारी कॉपी जो है वो इंडेक्स के साथ जो है कंप्लीट कर ली होगी कि किस डे पे आपने क्या काम किया। ठीक है, इंडेक्स भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी कॉपी का वर्क जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ा सा जो है वो सॉल्यूशन में आपका वर्क आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप अपने सबक के लिहाज से जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। जो सबक पढ़ रहे हैं आप उसी की एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो गया है ये क्योंकि एडिशन चेंज हुआ था, तो वर्क हो गया है तो अपनी कॉपी सबमिट करवाइए। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारी जो एडिशन चेंज होने की वजह से, बुक चेंज होने की वजह से थोड़े से जो है वो मौज़ूआत जो रह गए थे हमारे, वो आज हम पढ़ेंगे। यानी कि आज आपका मुख्तलिफ मौज़ूआत का जो है वो पीरियड होगा। ठीक है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग यूनिट से। 3 यूनिट है, तीनों यूनिट से जो है वो एक एक जो है वो हमें पढ़ना है क्योंकि एडिशन चेंज होने की वजह से आपका रह गया था। अच्छा, एक हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ओलंपिक्स के बारे में, खेलों के बारे में पढ़ा था कि ओलंपिक्स खेलों के मुकाबला होता है। ओलंपिक खेल का नाम नहीं है बल्कि खेलों के मुकाबले का नाम है। उसमें मैंने आपको पूरी तफसील बता दी थी। फिर एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ कि ये हर 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं और हर बार जो है वो किसी नए मुल्क का शहर मुंतखब किया जाता है। इसके बानी बैरन डी कोबर्टन थे और इनका फ्लैग जो है वो जो 5 दायरे फ्लैग पर बने हैं, सफ़ेद रंग का इनका झंडा है, उस पर 5 दायरे हैं, नीला, काला, हरा, पीला और लाल। ठीक है, ये कलर 5 दायरों के हैं और ये 5 दायरे जो है वो 5 बर्र-ए-आज़मों की निशानदही करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से सारी दुनिया से जो है वो लोग इन खेलों में हिस्सा लेते हैं और अच्छी तरह से जो है वो मुकाबला करते हैं। ठीक है, और इन खेलों का मकसद सिर्फ जीतना ही नहीं है बल्कि हिस्सा लेना और मुकाबला करना, और लोग यही करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें मारिफा की इक़साम। ठीक है, जिसमें हमने इसमें इल्म पढ़ा था, इसमें मौसूल पढ़ा था, इसमें इशारा पढ़ा था। ठीक है, और इसमें ज़मीर पढ़ा था। हमने चारों चीज़ें पढ़ी थी हमने। इसमें ज़मीर जो नाम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो हैं। इसमें मौसूल जो है वो जो हम जुमला जोड़ते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। इसमें इशारा जो है वो हम किसी चीज़ को इशारा करके जब कोई चीज़ से किसी के मुतालिक बात करते हैं कि वो मेरी किताब है तो ये इशारा है, इसमें इशारा है। ठीक है, और इसमें इल्म, जिसमें हमें इल्म रहता है, मालूम रहता है कि किसकी क्या चीज़ है। जैसे आपने उसमें मिसाल में पढ़ा था कि अब्बू की मोटरसाइकिल मुझे बहुत पसंद है, तो अब्बू का भी पता था, मोटरसाइकिल का भी पता था। इसमें इल्म उसे कहेंगे जिसमें चीज़ों के बारे में, नाम के बारे में मालूम हो। ठीक है, ये आगे पीछे मैंने बताया लेकिन आप तरतीब से देखिएगा इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था हुर्फ़े फुजाइया। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी जो है वो जैसे दुख या तकलीफ़ या खुशी, गम, इस तरह से जो हमारे मुंह से जो अल्फाज इस मौके पर हमारे मुंह से जो अल्फाज निकल जाते हैं वो हुरूफ़े फुजाइया होते हैं। यहाँ पर आपको 3 तरह के हुरूफ़े फुजाइया बताए गए। एक है हुरूफ़े निदा, जिसमें आप पुकारते हैं ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, या ए मेरे बच्चों
झूठ ना बोलना, ठीक है। इस तरह से जब पुकार के, जब मुखातिब करके कहा जाता है, एड्रेस करके कहा जाता है, तो उसको हुरूफ निदा कहते हैं। निदा के मायने ही पुकारना और बुलाना के हैं, ठीक है। उसके बाद है हुरूफ इस्तेजाब। इसमें जो है खुशी के वक्त जो है हमारी ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हुर्फ़ तासुफ़, ये अफसोस के वक्त जो है वो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओहो, उफ़, उफ़ इतनी गर्मी है, उफ़ बहुत सर में दर्द है, आह ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा। इस तरह के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हुरूफ़ तासुफ़ कहलाते हैं। और इस्तेजाब में हैरान कुन जो है वो बातें जो होती हैं वो सुनकर भी हम इजहार करते हैं, हैरानी का इजहार करते हैं, ताज्जुब का इजहार करते हैं, वो इस्तेजाब में शामिल होता है। जैसे ओहो बहुत अच्छा ड्रेस है, ओहो अम्मी ने ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है, ठीक है। या कुछ भी हम ओहो बहुत प्यारी नात पढ़ी बच्चे ने, सुभान अल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी बच्चे ने। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, यानी कि किसी की सलाहियतें देखकर, किसी की चीज़ को देखकर हम जो है वो हैरान होते हैं, तो उस वक्त ये जुमला बोलते हैं, हुरूफ़ इस्तेजाब को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के जुमले बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक मैंने रिव्यू दे दिया है आपको, ताकि आपके जहन में दोबारा से जो है वो ताज़ा हो जाए, ठीक है। अब हम जो है अपने इस पीरियड की तरफ चलते हैं, जिसमें आप एक सबसे पहले जो है आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखें मैंने यूनिट शो किया है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, ठीक है। तीनों से जो है वो मुतफर्रिक जो है वो मौज़ूआत हैं, इसमें हर मौजू अलग अलग मिलेगा आपको। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का रह गया था, अजनबी पर भरोसा, ये एक तफ़हीमी सबक है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट नंबर 2 से हमने कवायद, रदीफ़ काफ़िया रह गया था। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम नज़्म पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, हम्द पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। उसके बाद है दावतनामा, ये भी दूसरे यूनिट से है, यूनिट नंबर 2 से है, जिसका टॉपिक है, जिसका मौजू है मेरी अम्मी, ठीक है। उसके बाद है लिफाफे पर पता लिखने का तरीका, ये भी उसी से है। हमने जो है वो ख़त लिखने के आदाब तो पढ़ लिए थे, लेकिन ख़त को जब पोस्ट करना होता है तो हम लिफाफा कैसे तैयार करेंगे, कैसे उस पर अपना पता और जहाँ भेज रहे हैं वहाँ वो पता लिखेंगे, तो वो हम ये तरीका देख लेंगे। उसके बाद है पहेली बूझने का तरीका, ये आपके यूनिट नंबर 3 का लास्ट है। और उसके बाद हम एक नसर निगारी भी देखेंगे, जिसमें आपको एक मजमून लिखना होगा, वो आपका सॉल्यूशन में दिया हुआ। मैं सिर्फ आपको नसर निगारी के बारे में बताऊंगी कि नसर निगारी होती क्या है, ठीक है। नसर निगारी, ये आपके टॉपिक मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ यूनिट है, ठीक है। अब आप समझ जाइएगा, मैं एक एक करके आपको पढ़ाती रहूँगी। सबसे पहले तो है तफ़हीम अजनबी पर भरोसा, ठीक है। यहाँ पर एक हमें एक बहुत ही सबक आमोज़ तफ़हीम, तफ़हीम के मायने में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, फ़हम से निकला है ये लफ्ज़, जिसके मायने होते हैं जानना, ठीक है। तो हम इस सबक को पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इस सबक में है क्या। इस सबक में फ़हद की अम्मी जो है उसे नसीहत करती है कि बेटा कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करना, तो यानी कि रास्ते में कभी किसी अजनबी से बात ना करना। तो बच्चा फ़हद पूछता है कि क्या मैं अगर कोई मुझे मदद के लिए कहे तो मैं मदद भी ना करूं? तो कहती है अजनबियों से दूर रहना ही बेहतर होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते ही नहीं है उनको बिल्कुल, वो क्या उनकी क्या नीयत है, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो कहता अम्मी आप ही ने तो कहा था कि दूसरों की मदद करना चाहिए। तो कहती वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करना चाहिए ताकि किसी हादसे से दो चार ना हो या किसी ऐसे वाक़े से दो चार ना हो जो ठीक ना हो, ठीक है। ये बात कहकर जो है उनकी अम्मी फ़हद को सुला देती है कि सुबह स्कूल जाना है, खुद भी सो जाती है। दूसरे दिन जो है फ़हद स्कूल जाता है। फिर जब वापस घर आता है तो उसे वापस घर आने लगता है तो उसका एक दोस्त जो है सारिम उसे कॉल करता है कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, हमें फील्डर की ज़रूरत है। तो वो भी मसरूफ़ हो जाता है, फ़हद भी जो है उनके साथ जो है वो खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। जैसे ही अपने इसे याद आता है कि बहुत वक्त हो गया, अम्मी परेशान होंगी, जब ये घर जाने लगता है तो एक अजनबी उसको मोटरसाइकिल पर मिल जाता है और वो कहता है कि क्या आपको शारिक मार्केट मालूम है, उसका पता बता दे मुझे। तो वो बताता है फ़हद, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, आप ऐसा करो मेरे साथ बाइक पे बैठ जाओ, मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ और मुझे रास्ता बता देना, फिर मैं आपको आपके घर भी जल्दी छोड़ दूँगा।
फ़हाद को देर हो रही होती है, वो ये सोचता है कि ठीक है मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा घर, अम्मी परेशान नहीं होंगी, तो वो उनके साथ उस अजनबी के साथ बाइक पे बैठ जाता है। अब बाइक पे बैठ जाता है तो वो थोड़ी देर में उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है बहुत तेज़ बाइक जो है गलत रास्ते पर, जहाँ इनको जाना था वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बहुत परेशान होता है, कुछ भी नहीं कहता, खामोश बैठता है। लेकिन देखता है कि एक पुलिस वालों की वैन जो है वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो उनको इशारा करके बताता है कि मेरे साथ ये मसला है। फ़ौरन पुलिस वाले बाइक अजनबी को जो है बाइक वाले अजनबी को रोक लेते हैं और फिर इस तरह से जो है फ़हाद को घर पहुँचाते हैं। फ़हाद की इस मसले से जान छूटती है, यानी कि यह हादसा होते होते बच जाता है कि अगर ऐसा ना होता, पुलिस वाले ना मिल जाते उनको, तो जो है वो पता नहीं कहाँ ले जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। वो तो ज़ाहिर है फ़हाद छोटा बच्चा है, ठीक है ना। तो ये इस सबक का जो है वो थोड़ा सा थीम मैंने आपको बताया कि ये था। अब इसमें आप देखें दो तरह की बातें पता चल रही। एक तो ये कि अम्मी की नसीहत पर अमल नहीं किया उसने, और दूसरा ये कि बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया। हालांकि अम्मी से वादा करता है कि ठीक है मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूँगा, लेकिन वो भूल जाता है और खेल में मसरूफ। सबसे पहली बात तो, सबसे गलत बात तो उसने ये की कि स्कूल से बच्चों को सीधा घर आना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि रास्ते में किसी दोस्त ने उसको बुलाया और वो खेल में मसरूफ़ हो गया। उसका दोस्त सारिम था, उसने बुलाया कि फील्डर की ज़रूरत है, तो ये क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो गए। तो सबसे बड़ी पहली गलत बात तो ये थी। दूसरी, अपनी अम्मी की बात को नहीं सुना इन्होंने और एक अजनबी से बातचीत में मसरूफ़ हो गए और उसके साथ बाइक पर भी बैठ गए। ठीक है, चलिए हम इसको, मैं आपको रीड करके भी सुना देती हूँ इसको। चलिए हम सबक को रीड कर लेते हैं। तफहीमी सबक है ये, अजनबी पर भरोसा। अजनबी वो होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। अजनबी पर भरोसा। बेटा, किसी अजनबी शख्स पर कभी भरोसा ना करना। फ़हाद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी, और अगर कोई अजनबी मदद मांगे, फ़हाद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात ना ही की जाए तो बेहतर होता है। अम्मी ने समझाया, लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था। फ़हाद ने अम्मी से पूछा, हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है, यानी किसी हादसे से दो चार कर सकता है। अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा। अम्मी ने उसको जवाब दे दिया कि अगर हम जो है वो किसी शख्स पर, अजनबी शख्स पर भरोसा करेंगे तो हम किसी मुसीबत में ही पड़ सकते हैं। तो उस बात पर वो कहता है, अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। शब बखैर। शब कहते हैं रात को, बखैर यानी कि आपकी रात खैर से गुजरे। अम्मी ने उसे प्यार किया और ख़ुद भी सोने चली गई। फ़हाद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फ़हाद जल्दी आ जाओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो, इसके दोस्त सारिम ने आवाज़ दी। अच्छा, फ़हाद ने बस्ता एक जानिब रखा और खेलने लगा, लेकिन मैं इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानिब चल दिया। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि शारिक सुपरमार्केट कहाँ है? एक अजनबी शख्स ने फ़हाद को रोककर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फ़हाद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं हूँ यानी कि मुझे मालूम नहीं है, तो मेरी मदद करो, मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे अपने पते पर ले जाओ, और मुझे इस पते पर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फ़हाद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो गई है, ये शख्स मुझे जल्द ही घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फ़हाद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, जल्द ही फ़हाद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स तेज़ी से किसी और तरफ जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फ़हाद की बात अनसुनी कर दी। इत्तेफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फ़हाद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फ़हाद को इस मुश्किल से निकाल लिया। उस शख्स को हिरासत में लिया और फ़हाद को घर पहुंचा दिया। ये एक पैगाम दिया है, बच्ची है हानिया वाहिद, जमात पंजुम। ठीक है, आप देखें कि मैंने पहले भी बताया कि इस सबक का क्या मरकज़ी ख्याल निकलता है कि हमें जो है वो किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल में, मुसीबत में पढ़ सकते हैं। जैसा कि फ़हाद की अम्मी ने नसीहत की, बिल्कुल ठीक नसीहत की। और दूसरा मैं ये बताऊंगी आपको कि हमें स्कूल से सीधे अपने घर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि घर वाले परेशान हो जाते हैं और हम भी जो है वो घर जाते हुए लेट हो जाते हैं और फिर
परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा जो है वो स्कूल से सीधे अपने घर जाना चाहिए, कहीं भी जो है वो खेल कूद में या दोस्तों के साथ जो है मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। ये बात की बातें हैं, आप घर जाएं, फ्रेश हों, खाना खाएं, सोएं, उसके बाद अगर किसी से मिलना है तो आप जा सकते हैं। इस तरह कभी ना करें कि स्कूल से जो है वो स्कूल से घर जाते हुए खेल में मसरूफ़ हो जाएं या किसी दोस्त के साथ मसरूफ़ हो जाएं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं लिखिए और कहानी का मरकजी ख्याल भी लिखिए। अब आपको भी अंदाज़ा हो गया हुआ, फ़हद है, फ़हद की अम्मी हैं, फ़हद का दोस्त सारिम है, अजनबी है और पुलिस वाले हैं। ठीक है, और इस कहानी का मरकजी ख्याल मैंने दोनों तरह से बता दिया है कि हमें किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस सकते हैं। और दूसरा ये कि बच्चों को जो है वो हमेशा स्कूल से सीधे अपने घर जाना चाहिए, वरना खुद भी मुश्किल में पड़ते हैं और घर वालों को भी परेशान करते हैं। दूसरा है, फ़हद की अम्मी ने उसे क्या नसीहत की थी। फ़हद की अम्मी ने उसे नसीहत की थी कि बेटा कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करना, वरना तुम किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। नंबर 3, अजनबी शख्स ने क्या कहकर फ़हद को अपने साथ बिठा लिया। अजनबी शख्स ने शारिक मार्केट का पता पूछा और बताया कि मैं इस रास्ते से नावाकिफ़ हूँ, आप मुझे जो है वो रास्ता बता दो। अगर इत्तेफाक से पुलिस मोबाइल वहाँ से ना गुजरती तो क्या होता, ज़ाहिर है पता नहीं कहाँ ले जाते वो फ़हद को। उसके बाद है, पुलिस मोबाइल ना गुजरने की सूरत में फ़हद को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था। मेरे ख्याल से शोर मचाना चाहिए था। रास्ते में कोई तो नज़र आया होगा ना, कोई शख्स तो नज़र आया होगा, तो शोर मचाता तो लोग पकड़ लेते उसको। उसके बाद है, आप इस कहानी का क्या उन्वान रखना चाहेंगे, सोच कर लिखिए। मैं तो ये रखूँगी कि फ़हद की लापरवाही। ठीक है, अब आप सोचिए क्या होना चाहिए, आप सोच के अलग अलग तरह के उन्वान भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं हमारा। कवायद में हम देखेंगे रदीफ काफिया। सबसे पहले देख लीजिए कि रदीफ हम बार बार पढ़ते आए हैं। जब हम नात पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या कोई नज़म पढ़ते हैं, तो उसमें ये हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, रदीफ और काफिया। ठीक है, रदीफ काफिया, इसके बगैर शेर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी रदीफ नहीं होता और कभी काफिया नहीं होता। ठीक है, आप ये ना सोचें कि हर शेर में हमें रदीफ और काफिया लाजमी मिलेगा या ज़रूर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी आपको रदीफ नहीं मिलेगा, कभी आपको काफिया नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रदीफ क्या है। वो शेर के दोनों मिसरों के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार आए वो रदीफ है। शेर के दोनों मिसरों के दोनों मिसरों के, आपको ये पता होगा कि एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। आखिर में जो लफ्ज़ ठीक है रदीफ कहलाता है। हम इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। मैं सबसे आसान मिसाल लूँगी जो हम रोज़ाना कौमी तराना पढ़ते हैं अपना, ठीक है, उसी से, ताकि आपको याद भी है। पाक ये देखिए, पाक सर ज़मीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद। अब ये देख रहे हैं आप कि दोनों मिसरों में जो है आखिर में एक ही लफ्ज़ आ रहा है, बार बार आ रहा है। ये आपका हो गया रदीफ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे काफिया। ये देख लिया आपने, रदीफ शेर के दोनों मिसरों के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार आए रदीफ कहलाता है। पाक सर, मिसाल हमने दी है, पाक सर ज़मीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद। हम रोज़ पढ़ते हैं, आपको याद भी होगा।
तो बहुत आसान मिसाल मैंने दी है, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये आप देख रहे हैं आखिर में दोनों चीजें जो है वो बार बार, शादबाद एक ही लफ्ज जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये जो हो गया रदीफ। अब हम देखेंगे काफिया। काफिया शेर के दोनों मिसरों के आखिर में रदीफ से पहले जो अल्फाज लफ्ज आते हैं हों, और मैं एक एडिशन करती हूँ कि वो हम आवाज़ भी हों, आते हों और हम आवाज़ भी हों। आप देखेंगे जब भी कोई हम शेर पढ़ेंगे तो उसका काफिया जो है हमें हम आवाज़ राइम में भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये एडिशन करती हूँ इस डेफिनेशन में कि और हम आवाज़ भी हो, शेर के दोनों मिसरों के आखिर में रदीफ से पहले जो लफ्ज आते हों और हम आवाज़ भी हों, काफिया कहलाते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख भी लीजिएगा, फिर वही मैं शेर लिखूंगी। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने उसमें से रदीफ निकाला था, अब हम निकालेंगे काफिया। अभी हमने देखा था रदीफ, क्योंकि ये एक ही लफ्ज बार बार आ रहा है, शादबाद शादबाद। अब हमें देखना है काफिया। तो काफिया को देखने के लिए हम क्या करेंगे, शेर के दोनों मिसरों के आखिर में रदीफ से पहले जो लफ्ज आते हो और हम आवाज भी हो, काफिया कहलाते हैं। तो हम रदीफ से पहले वाला लफ्ज देखेंगे, क्या मिला हमें, जमीन। फिर हमने यहाँ रदीफ से पहले वाला देख लिया, क्या मिला हमें, हसीन। आप देख रहे हैं कि राइम भी है ये, यानी कि हम आवाज भी है ये, जमीन और हसीन। अगर यह मुख्तलिफ आवाज के अल्फाज होते तो वो जो है काफिया नहीं होते। ठीक है, मैं जो इसकी तारीफ लिखवाती हूँ यही लिखवाती हूँ कि हम आवाज भी होते हैं। आप जब भी देखिएगा कोई शेर आपको जिसमें काफिया मिलेगा वो हम आवाज भी होंगे। ठीक है, और ऐसे शेर भी होते हैं जिसमें आपको काफिया नहीं मिलता, और ऐसे शेर भी होते हैं जिसमें आपको रदीफ नहीं मिलता है। तो ये देख लिया आपने, रदीफ और काफिया दोनों की डेफिनेशन देख ली, आपको सॉल्यूशन में भी जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे दावतनामा। खत लिखने के आदाब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको उन्वान सोचना होता है कि आपको खत में लिखना क्या है। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्त से छुट्टियों का प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, अम्मी को जो है वो अपने रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो उन्वानात होते हैं जो आप खत में लिखते हैं। उसके बाद है दूसरा, आप खत लिखने के लिए आपके पास अच्छा कलम, साफ सुथरा कागज़, और अपनी लिखाई का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आपने हिफ्ज़े मरातिब का भी ख्याल रखना है कि आप किसी बड़े को खत लिख रहे हैं या छोटे को लिख रहे हैं। अगर बड़े को लिख रहे हैं तो पूरे अदब व आदाब से, और अगर आपका दोस्त है कोई छोटा है तो आप उसमें बेतकल्लुफ़ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि खत के मुख्तलिफ हिस्से मुनासिब तौर पर लिखना है आपको। जैसे आपका जो उन्वान है, अलकाब व आदाब, सबसे पहले तो हम अलकाब व आदाब हैं, और जो है वो उसका दरमियानी हिस्सा मतन जो होता है, उसका फिर इख्तितामी हिस्सा होता है। ये सब जो है आपको मुख्तलिफ जो है वो फासले से जो है वो मुख्तलिफ जो है टॉपिक इसके फासले से लिखना होते हैं, यानी कि और उसके अलकाब व आदाब है, इख्तिताम है, और जो उसका मतन होता है, जो उसका उन्वान होता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो है बस यही मेरे ख्याल से 5 लिखवाए थे मैंने, और भी आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं कि खत तो लिख लिया, अब हम जो है आपका टॉपिक है दावतनामा।
दावतनामा में हम देखेंगे कि हमें एक दावतनामा किस तरह से लिखना है। आपको एक मॉडल के तौर पर बुक में दिया हुआ है, आप बुक का पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 56 और 57। सबसे पहले आप अपना पता लिखते हैं, उसके बाद आप तारीख लिखते हैं, तारीख हम कंप्लीट लिखेंगे, दिन, महीना और साल, ठीक है। उसके बाद अलकाब व आदाब हैं, अलकाब जैसे आप प्यारे भाईजान, प्यारी अम्मी जान। देखिए दावतनामा लिखने का तरीका बताया है इन्होंने, दोनों तरीके बताए हमें, लिफाफे पर पता लिखने का तरीका और दावतनामा आपने कैसे लिखना है। ये देखिए दावतनामा, सबसे पहले अपना पता लिखना है। इन्होंने लिखा है 5E20/7 नाज़िमाबाद कराची। उसके बाद तारीख है 15 जून 2019। अलकाब है, अलकाब में मैंने आपको बताया कि हम जैसे एड्रेस करते, मुखातिब करते हैं, वो लिखेंगे हम प्यारे दोस्त, प्यारी अम्मी, प्यारे अब्बू, जो भी हमें लिखना है, जिसको भी हमें ख़त लिखना है वो लिखेंगे हम। उसके बाद आदाब में अस्सलामु अलैकुम सलाम करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नफ्स मजमून होना चाहिए। सबसे पहले तो हम हाल अहवाल पूछते हैं, यानी कि उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, स्कूल बहुत याद आ रहा है। उसके बाद नफ्स मजमून अगले क्या है, यानी कि आपका मेन टॉपिक, आपका मेन जो है वो मतन आपका क्या है, क्या लिखा है आपने ख़त में, क्यों लिखा है। अगले इतवार को हमारे महल्ले में क्रिकेट मैच है, तुम भी अपने महल्ले के दोस्तों के साथ ज़रूर आना। मैच के बाद खाने का इंतज़ाम भी है, मज़ा आएगा। देखिए मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसका मजमून क्या था इस खत का। एक दावतनामा था जो आप किसी दोस्त को अपने बुला रहे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इख्तिताम, अम्मी अब्बू का मेरा सलाम कहना, तुम्हारा दोस्त अब्दुल रहमान, ठीक है। ये आपने तरीका देख लिया, तरीका फिर देख लीजिए। अपना पता लिखना है आपको, मुकम्मल तारीख लिखना है आपको, अलकाब लिखना है, आदाब लिखना है, नफ्स मजमून यानी कि जो आपका मेन उन्वान है, जो आपने सोचा था कि मुझे ख़त में ये लिखना है, ठीक है। यहाँ तो आपने अपनी हाल बताया और उनका हाल पूछा। उसके बाद आपने जो आपका मेन टॉपिक था, मेन उन्वान था, वो आपने लिख दिया कि आपको जो है वो मैच देखने के लिए दावत दी गई है। उसके बाद इख्तिताम है तुम्हारा दोस्त अब्दुल रहमान, जिसने ख़त लिखा उसने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले तो ये देखिए मैं बताती हूँ आपको लिफाफे पर पता लिखने का तरीका, हिदायत, क्या हिदायत दी है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हमें, ये देखेंगे हम। लिफाफे पर पता बिल्कुल वाज़ा और खुश खत लिखना चाहिए। नाम जिन्हें खत भेजा जा रहा है, यानी कि जिनके नाम खत भेजा जा रहा है उनका नाम, फिर उसके बाद है मकान नंबर और महल्ला, उसके बाद है शहर का नाम, जैसे हमारे शहर का नाम कराची, महल्ला हमारा लांडी है, मकान नंबर जो भी हो हमारा वो लिखेंगे हम। आखिरी सतर में पोस्ट कोड ज़रूर लिखिए, एक पोस्टल कोड होता है तो वो हमें लिखना होता है। हमें कराची वालों को पता होना चाहिए कि हमारा पोस्टल कोड नंबर क्या है। लिफाफे की दूसरी जानिब अपना पता लिखिए, यानी कि दोनों तरफ जो है, हम एक तरफ जो है जिसको भेज रहे हैं खत उसका पता लिखेंगे और एक तरफ हम अपना पता लिखेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वापस आ सके, ठीक है। दोनों तरफ बता दिया मैंने, एक तरफ आप जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे और फिर अपना पता भी लिख लेंगे दूसरी जानिब, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ख़त आपके पास वापस आ जाए। ये देखिए मैंने भी जो है वो एक लिफाफा बनाया है, ये देखिए आप भी जो है वो इसी तरह से एक लिफाफा बना लेंगे इसका टाइटल बनाने के लिए, और टाइटल पेज पर जो है वो इस लिफाफे को पेस्ट कर लीजिए या स्टेपल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने उनका पता लिखा है जहाँ हमें ख़त भेजना है, और पीछे जो है दूसरी जानिब जो है यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। यहाँ पर मैंने पता नहीं लिखा है, ज़ाहिर अपना पता लिखेंगे, सिर्फ वो लिखा है जहाँ हमें ख़त भेजना है, ठीक है। आप भी इस तरह से एक एनवलप, मैं फिर दिखा देती हूँ आपको, आप भी इस तरह से एक एनवलप बना लीजिएगा पेपर से, और उसके बाद जो है वो अपनी कॉपी पर पेस्ट कर लें या स्टेपल कर लें, ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले देखें नाम है, उसके बाद एड्रेस है जो पता है उनका, उसके बाद शहर का नाम है, उसके बाद पोस्टल कोड नंबर है, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमें बताई गई थी और हमने चारों चीज़ें लिख ली, और पीछे जो है हम अपने घर का पता लिखेंगे, ताकि अभी मैंने बताया कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पते पर वापस आ जाए, या उनको आपका पता चल जाए ताकि वो आपको रिप्लाई करें उस पते पर। दोनों सूरतें हो सकती है, ठीक है ना।
अब इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, ये सॉल्यूशन मैंने उसमें किया हुआ है, आप वहाँ से जो है देखकर खत जो है दावतनामा जो है वो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पहेली बूझने का तरीका। ठीक है, पहेली सब जानते हैं कि पहेली क्या होती है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि पहेली जो है वो एक ऐसा मुअम्मा होती है जिसे बहुत सोच समझकर गौर और फिक्र से हल किया जाता है, यानी कि बूझा जाता है। पहेली बूझी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सोच समझकर जो है हम उसको बताते हैं उसका जवाब, इसलिए कहते हैं बूझना। ठीक है, पहेली बूझना, तो समझ गए। पहेली एक ऐसा मुअम्मा होती है जिसको बहुत सोच समझकर गौर और फिक्र के बाद जो है वो बूझा जाता है, जब सब कुछ समझ में आ जाए, हर जाविये से आपने उसको देख लिया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आप आंसर करते हैं या बूझते हैं। ठीक है ना, हम इस सबक को पढ़ लेते हैं डिटेल से ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि पहेली जो है वो सिर्फ एक तफरीह नहीं है बल्कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप में सोच और फिक्र पैदा होती है, गौर और फिक्र पैदा होती है, सोचते हैं आप उसके बारे में, और जो है वो इस चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मश्क करते हैं। आपको आदत हो जाती है सोचने की बार बार प्रैक्टिस होती है, मश्क होती है, और आप जो है वो गौर और फिक्र पर जो है वो गौर और फिक्र करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। यह आपके अंदर जो है वो आदत पैदा होती है गौर और फिक्र की और सोचने समझने की। हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। पहेलियाँ तफरी भी हैं और मुफीद भी हैं। मुफीद फ़ायदे को कहते हैं। इनसे सोचने की मश्क होती है। वो पहेली ही क्या कि इधर आपने सुनी और उधर बोल पड़े कि फलां चीज़ है। पहेली ऐसी होनी चाहिए कि सोचने से उसकी बूझ समझ में आए, यानी कि ऐसी तो हो पहेली कि जो आपको सोचने पर मजबूर करे। इसमें ऐसे इशारे मौजूद होने चाहिए जिनकी मदद से जवाब मालूम किया जा सके। अब इन पहेलियों पर गौर कीजिए जो हमने आपके लिए लिखी हैं। देखिए, क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, ऊन ने टाट का पेवन लगा। अब ये लफ्ज़ों का हेर फेर है और इन्होंने हिंट्स भी दिए हुए, यानी कि एक आपको इशारा भी दिया है कि एक पालतू जानवर का नाम है। अब आप इस पर देखें, सोचें, गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। ऊन ने टाट का पेवन यानी कि ऊँट है ये। ठीक है, इसका आंसर ऊँट। शायद आपने अपने बड़ों से मिसल सुनी हो कि शहर में ऊँट बदनाम ऐसे मौके पर बोलते हैं, ये ऐसे मौके पर बोलते हैं जब किसी पर ख्वामख्वाह किसी बात का इल्ज़ाम आ जाए। अगर आपने ये मिसल ना सुनी हो तब भी सोचने से समझ में आ सकता है कि ऊन में वैसे तो टाट का पेवन नहीं लगाया जाता। ज़ाहिर ऊन में कैसे जो है वो टाट का पेवन लगाया जाएगा। इसलिए यहाँ ज़रूर कोई लफ्ज़ी हेर फेर है जो असल पहेलियों में होता है। लफ्ज़ों के हेर फेर हमें समझ में आने चाहिए। फिर आप जानवरों के नाम जहन में लाएंगे। हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, ऊँट भी जाना पहचाना जानवर है। उसका नाम जहन में आते ही दूसरा मिसरा याद आ जाएगा, यानी कि ऊन में टाट का पेवन लगा। ऊन और देखें आप प्लस टे हो गया ऊँट। यहाँ लफ्ज़ ऊन में टाट की टे का पेवन लगा है। अगर फौरन ही बूझ समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना चाहिए। लफ्ज़ों की मदद से खोज लगाना चाहिए कि बूझ क्या हो सकती है, यानी कि लफ्ज़ों का हेर फेर भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो सकती है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक और पहेली पढ़ते हैं। सहन में बिछी उजली चादर, कोई दाग न धब्बा जिस पर, जी चाहे तो सर पर ले लें, उस पर पाँव धरो तब जाने। अच्छा, इन्होंने हिंट्स दिए हैं। हवा पानी की तरह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, जैसे हवा पानी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वैसे इसमें जो बूझ होगी वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये किसी ख़ास चादर का जिक्र होता तो हमसे क्यों पूछा जाता। लिहाजा चादर से मुराद चादर नहीं ली जा सकती बल्कि कोई ऐसी चीज़ जो सहन में चादर की तरह बिछी नज़र आती हो। फिर उसे सर पर तो ले सकते हैं, पाँव के नीचे नहीं आ सकती। ऐसी चीज़ आग भी हो सकती है जिस पर हम पाँव ना रख सकें, मगर आग का कोई इशारा पहेली में नहीं मिलता। अता पता कहता है कि हवा और पानी की तरह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऐसी चीज़ या तो खुराक हो सकती है या धूप, बल्कि धूप ही हो सकती है। धूप उजली चादर की तरह सहन में फैली हुई होती है, ना इस पर कोई दाग होता है ना कोई निशान होता है। इस पर पाँव नहीं रख सकते, इस पर कोई भी पाँव नहीं रख सकते और कोई दाग धब्बा भी
नहीं होता। तो हम क्या, इसकी पहेली क्या बूझ हुई इसकी? धूप। जब धूप आती है तो देखें हर चीज़ को साफ शफाफ रोशन कर देती है। तो यही जो है इस पहेली का आंसर था। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 पहेलियां भी दी है और अता पता भी दिया है, ये आपको पढ़कर खुद सॉल्व करना होंगी। बहुत आसान पहेलियां हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहेली का बताया कि पहेली एक ऐसा मुअम्मा होती है जिसे बहुत सोच समझकर गौर और फिक्र के बाद जो है हल किया जाता है, यानी कि बूझा जाता है। और उसके बाद जो है वो पहेलियों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं ये भी हम देखेंगे, आपको सोल्यूशन में भी मिल जाएगा। एक तो सोच समझ पैदा होती है, गौर और फिक्र की आदत होती है। ठीक है, और भी आप सोल्यूशन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है, पहेलियाँ किस लिए होती हैं और कैसे मुफीद हैं? पहेलियाँ तफरीह के लिए होती हैं और कैसे मुफीद है, मतलब इससे सोच समझ पैदा होती है, गौर और फिक्र की आदत पड़ती है हमें। ठीक है, इसलिए हमारे लिए मुफीद है, यानी कि जहनी सलाहियतों को हमारी बढ़ाती है, ज़हीन बनाती है। उसके बाद है पहेली कैसी होनी चाहिए? पहेली कैसी होनी चाहिए? पहेली ऐसी होनी चाहिए कि सोचने से उसकी बूझ समझ में आ जाए। हम इशारे भी देखते हैं उसके, जो हमें हिंट्स दिए वो भी हम देखते हैं और लफ्ज़ों के हेर फेर को भी देखते हैं। यानी कि पहेली ऐसी होनी चाहिए जो सोचने समझने के बाद बूझने में आसानी हो जाए। उसके बाद है, अगर किसी पहेली की बूझ फ़ौरन ही समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि लफ्ज़ों के हेर फेर को देखना चाहिए कि हमें इसी में लफ्ज़ मिलेगा। उसके बाद है, 2 पहेलियाँ बनाकर लिखिए और उनके जवाब भी बताइए। ये पहेलियाँ आपको बनाना है, होमवर्क में करेंगे आप इसको। दर्ज झेल पहेलियाँ अपने साथी से मिलकर बूझिए। ये 4 पहेलियाँ जो है देखें आपको दी हुई हैं, या आप अपने दोस्त से, अपने भाई के साथ मिलकर, अपनी मम्मा के साथ मिलकर जो है वो आपस में बूझ सकते हैं। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। 4 पहेलियाँ दी हुई हैं। पहली है, पोसा न पाला बन गई खाला, खाला भांजे को खिलाओ, बोली होश में आओ। दूसरी देखिए, डुबकी खाकर आई निकल। मैं नहीं बताऊंगी आपको इसका आंसर, आपको खुद लिखना होगा। अता पता भी दिया है इन्होंने कि एक जानवर है। उसके बाद दूसरी है, डुबकी खाकर आई निकल, देख के नीयत जाए फिसल। देख के नीयत जाए फिसल, देखने में तो फूल ना फल, कहने को एक फूल एक फल। ठीक है, इसमें देखें इन्होंने हिंट्स दिए हैं, एक मिठाई है। तो ये आप खुद लिखेंगे क्या होना चाहिए ये। नंबर 3 है, 2 बहनें एक गोल मटोल सी, एक लंबी एक गोरी, इसमें तो नरमी ही पाई उसमें शोरा शोरी। हाँ हाँ आप बड़े बिजवैया फिर क्यों सिट्टी भूली, थोड़ा सा अगर ध्यान करो तो बात बहुत मामूली। ये भी एक उन्होंने अता पता बताया आपको, एक सब्जी का नाम है। ये आपको खुद लिखना है, खुद बूझना है, खुद लिखना है। नंबर 4 देखिए, सीखने वाला बोलता जाए, सिखाने वाला चुप, इससे मेरा ध्यान लड़ा है, शोर ना करना चुप। ये इन्होंने अता पता बताया है, पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, इसका भी आंसर आप खुद जो है वो सोच कर लिखेंगे, यानी कि सोच कर आप इसको बूझेंगे कि क्या है। यह हो गया आपका पहेली बूझने का तरीका। ठीक है, बूझना यानी कि बताना, हल करना, समझना, गौर करना। ये हो गया आपका पहेली बूझने का तरीका। अब हम देखते हैं ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हम नसर निगारी में देखेंगे कि नसर निगारी क्या है। नसर निगारी देखिए आप, आपकी उर्दू की किताब और आपकी इंग्लिश की जो किताब है उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है नसर का हिस्सा, दूसरा होता है नज़म का हिस्सा। ठीक है ना, आपकी किताब में जो है कहानियाँ भी होती हैं, वाक़यात भी होते हैं और इंफॉर्मेटिव सबक भी होते हैं। और इसके अलावा जो है आप हम्द भी पढ़ते हैं, उसमें नात भी पढ़ते हैं और मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जो है वो नज़में भी पढ़ते हैं। तो 2 हिस्से हो गए। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि नसर क्या होता है। नसर ख़त लिखना, नसर जो है वो मजमून लिखना, कहानी लिखना, वाक़या लिखना, पैराग्राफ लिखना, जितना भी आप लिखेंगे वो सब नसर में शामिल होगा। ठीक है, और जो नज़में हैं वो तो बिल्कुल अलग से, वो तो अशार की सूरत में आपको मिलेंगी। तो नसर निगारी किसे कहेंगे? लिखने को। ठीक है, लिखना, कुछ भी लिखें आप, पैराग्राफ लिखें, सबक लिखें, कहानी लिखें, वाक़या लिखें, मजमून लिखें, ये सब आपका नसर निगारी में शामिल होगा। क्योंकि हम नसर के जो हमारा हिस्सा है किताब का, नसर का जो हिस्सा होता है, हम उसमें यही चीज़ें पढ़ते हैं। मजमून होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वाक़यात होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, तफ़हीम होती है, ये सब कुछ जो है वो नसर का हिस्सा होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए मैं बताऊंगी आपको नसर निगारी में आज हमें मजमून लिखना है कि मजमून नवेसी, नवेसी में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नवेसी कहते हैं लिखने को। तो क्या होना चाहिए ये आप सबको पता है, हमेशा हम मजमून लिखते हैं तो कितने पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है हमारा मजमून? 3 पैराग्राफ पर। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा। सबसे पहला हम तमहीदी पैराग्राफ होता है हमारा, यानी कि हम एक जो भी हमारा उन्वान है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, उसके बारे में उसका तारुफ करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक तमहीदी हमारा यानी कि तमहीद बांध रहे होते हैं हम मजमून लिखने के लिए। एक तमहीदी पैराग्राफ होता है, एक जो है वो हमारा मतन होता है और आखिर में हमारा इख्तिताम होता है कि हम अपने मजमून को कैसे एंड कर रहे हैं। और जो हमारा मेन जो होता है उन्वान वो होता है मतन। मेन टॉपिक जो हमारा मतन होगा कि हम उस पर क्या लिखना, हमें लिखना क्या है मजमून में। सबसे पहले तो आपने मजमून के टॉपिक का तारुफ करवा दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, एक तमहीद बांध दी, फिर आपको अपने मौजू पर, असल मौजू पर आना है कि आपने मजमून में लिखना क्या है। उसके बाद आप इख्तिताम करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको सवाल भी दिया हुआ है कि तमाम सवालों के जवाब तरतीब से कॉपी में खुशखत लिखिए और इस मजमून को उन्वान दीजिए मेरा पसंदीदा खेल। अब जाहिर है हम जब मजमून लिखेंगे मेरा पसंदीदा खेल पर, किसी भी खेल पर लिख सकते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी लिखिए, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट पर ही लिखेंगे, लेकिन वो जो है आप मुख्तलिफ खेलों पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब ये हमें मजमून दिया हुआ है तो हम मजमून को तो सवाल जवाब की शक्ल में नहीं लिखेंगे ना, तो आप एक रफ जो है वो आंसर लिखते जाइए और उसको जो है पैराग्राफ की शक्ल देते जाइए, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा है खेलने के क्या फ़ायदे हैं, सेहत के लिए मुफीद, चाको चौबंद रहना, फुर्ती पैदा होना, जहनी सलाहियतें बढ़ाना। अब ज़ाहिर खेल के ये फ़ायदे हैं, खेल का एक देखिए तमीज़ बांध रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तारुफ कराने की खेल है क्या। खेल तफरी के अलावा भी जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कि हमारी सेहत अच्छी होती है, हम चाको चौबंद रहते हैं, फुर्ती पैदा होती है जिसमें यानी कि एक्टिव रहते हैं, जहनी सलाहियतें बढ़ती हैं हमारी, ठीक है ना। और माशरती जो है वो हमारे जो ताल्लुकात होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी अलग अलग जगह का होता है, अलग अलग इलाके का, अलग महल्ले का, अलग शहर का, अलग मुल्क का, ऐसा भी हो जाता है। तो हम जब आपस में मिलजुल कर बैठते हैं तो सब एक दूसरे के रस्म रिवाज और सकाफत के बारे में बात करते हैं जो हमारी माशरत का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद है आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, आपसे पूछा गया है। अब आप अपने खेल बताइए, आप क्या क्या खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, जो भी आपको पसंद है वो आप लिखेंगे इसमें। इन सब खेलों में से आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, जो भी आपका पसंदीदा खेल है वो आप उसको बता दीजिए। और इस तरह सबके आंसर मिलाकर आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सबके आंसर मिलाकर आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। ये होगा तमहीद, ठीक है, तारुफ, इंट्रोडक्शन, यानी कि एक मजमून लिखने के लिए एक बात को बताना, बढ़ाना, ठीक है, कि आप कैसे जो है बात से बात को बढ़ाएंगे और अपने टॉपिक पर आएंगे। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, जो आपका मेन जो है वो मेन चीज़ है आपकी मतन, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपने लिखना है। इस खेल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब हम खेल का जो है वो बताएंगे, खेल के बारे में। गेंद, बल्ला, हॉकी, फुटबॉल, रस्सी, दाना, गोटे, जो भी आप खेल रहे हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके साथ कौन खेलता है, भाई खेलते हैं, दोस्त खेलते हैं, जो भी खेलते हैं आप उनका नाम लिखेंगे, कितने दोस्त, कितने भाई, ये सब जो है वो आप लिखेंगे, कहाँ खेलते हैं और कब खेलते हैं, किस दिन खेलते हैं, ये सब कुछ आप इसमें लिखेंगे। आप आम तौर पर ये खेल कब खेलते हैं, ज़ाहिर बच्चों को संडे को ही टाइम मिलता है तो वो संडे जो है अपना मैच रखते हैं और सारे दोस्त मिलकर जो है वो खेलते हैं। इसी तरह इस खेल का तरीका मुख्तसरन लिखिए, यानी कि जो भी आपने खेल सेलेक्ट किया है, जैसे क्रिकेट सेलेक्ट किया है तो आप क्रिकेट का तरीका लिखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, उसमें कैसे जो है टॉस होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, जो जीतता है वो क्या करता है, जो हारता है वो जो है क्या करता है, किस तरह से इसमें रन्स बनाए जाते हैं, किस तरह से हार जीत का फैसला होता है, ये सारी डिटेल जो है वो आपको देना है। कितने खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, हार जीत कैसे होती है, क्या कवानीन होते हैं। सबसे पहले तो आपको खेलों के कवानीन को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है कि हम जो है इस पर पूरे उतर रहे हैं, हम इसको पूरी तरह जो है वो फॉलो कर रहे हैं इस कवानीन को, या दायरे से आउट हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो खेलों के कवानीन है उनको पेश नज़र रखना चाहिए हमने, सबसे पहले तो वही अहम बात है। उसके बाद हम जो है वो फिर खेल शुरू करते हैं, मुकाबला करते हैं और जो है वो हार जीत का फैसला होता है। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ देख लीजिए, अब उस सबक के बारे में अपनी राय देंगे।
उस जो है वो टॉपिक के बारे में, जो भी आपका मजमून है, जो भी आपका उन्वान है, उसके बारे में आप राय देंगे। आपको ये खेल क्यों पसंद है, यानी कि जो आपने खेल सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया है कि मुझे इस पर मजमून लिखना है, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों पसंद है। हर चीज़ की वजह होती है ना। अब आपने एक जो है खेल सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया कि मुझे इस पर मजमून लिखना है, तो किसी वजह के तहत ही सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि आपको पसंद है वो, तो आप वजह लिखेंगे क्यों पसंद है, आपको ये खेल क्यों पसंद है। खेल में हार जीत पर आपके साथ क्या होते हैं। जाहिर है हारते हैं तो थोड़ा मायूसी हो जाती है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि और जो हमारी जो गलतियां हो गई हैं उसको हमें सुधारते हुए अच्छी तरह मुकाबला करना चाहिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार हमें मश्क करते रहना चाहिए खेलों की। उसके बाद है इस खेल की कम से कम 2 ख़ास बातें लिखें। जो भी आपने खेल सिलेक्ट किया है, जो भी अपने मजमून का उन्वान सिलेक्ट किया है, उसके बारे में जो है वो 2 ख़ास बातें लिखेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि क्रिकेट आपने सिलेक्ट किया है, तो क्रिकेट में दौड़ने में मज़ा आता है, रन्स बनाने में मज़ा आता है। इसकी ख़ास बातें यही है कि जो है वो रन्स यानी खिलाड़ी अगर रन्स बना रहा है या गेंद बाहर तक जा रही है, दूर तक जा रही है, चौका छक्का लगने का इम्कान है, तो उसको रोकना, उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसमें बड़े सस्पेंस होता है, देखते हैं बड़े जो है वो अच्छे तरीके से उसको देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं कि क्या होगा, छक्का लगता है या नहीं लगता, चौका लगता है या नहीं लगता। इसी तरह मेरे लिए ये ख़ास बात थी। अब आप जो भी इसकी ख़ास बातें देखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि नसर निगारी में आप लिखेंगे मेरा पसंदीदा खेल, ये उन्वान है आपका। नसर निगारी हमने पढ़ा अभी, तो आप नसर निगारी की डेफिनेशन भी देख लीजिए थोड़ा सा। अभी मैंने आपको ओरल भी बता दिया है, या मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। कहानी लिखना, सबक लिखना, वाक़या लिखना, पैराग्राफ लिखना, ये सब जो है वो नसर निगारी में शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी किताब के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नसर है और दूसरा हिस्सा नज़म है। तो जो आप पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, वाक़या पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये सब नसर में शामिल है, ठीक है। नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो है वो उर्दू का कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। लेकिन आप अपने सॉल्यूशन में आप देखिएगा, आगे पीछे थोड़ा सा मिलेगा आपको कुछ जो चीज़ें जो है आपको वीक नंबर 7 जो आपको ये मिला है सॉल्यूशन 5, 6, 7 का, इसमें मिलेंगी। कुछ जो है वो पीछे जो आपको 3, 4, 1, 2 दिया गया था उसमें भी मिलेंगी। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा सबक के लिहाज से। जो आपने सबक पढ़ा वो आपके पास तीनों जो है वो सॉल्यूशन मौजूद होंगे, तो तीनों सॉल्यूशन को देखते हुए आप सबक का जो है सबक की एक्सरसाइज कर लीजिएगा। हर सबक का आपका बहुत अच्छा टाइटल पेज बना हुआ होना चाहिए, और इंडेक्स भी आप जो है वो हर सबक का अच्छी तरह बनाएंगे, किस दिन आपने क्या वर्क किया अपने सॉल्यूशन से देखकर जो है वो करेंगे, ठीक है। आपकी कॉपी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी तरह मेंटेन हुई भी होनी चाहिए। आपको पहले ही आपको बता दिया गया था कि आपकी कॉपी को जो है वो आपने अपनी कॉपी को कैसे मेंटेन करना है। तो आपकी मुझे उम्मीद है कि आपकी कॉपी भी प्रॉपर वर्क के साथ मेंटेन हो गई होगी, क्योंकि अब आप कॉपी सबमिट करवाइए ताकि कॉपीज़ जो है वो चेक हो सके हर सब्जेक्ट की। यही नहीं कि सिर्फ उर्दू ख़त्म हो गया तो उर्दू की चेक करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट की कॉपी जो है वो आपको चेक करवाना है, ठीक है। अभी आपका कंटेंट कंप्लीट है। अगर फिर मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी कि हर तरह से जो आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो फिर आप वीडियो को बार बार देखिए और समझिए उसको, और अपना वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क सब जो है वो अच्छी तरह से कॉपी में करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि कर भी लिया होगा आप लोगों ने। अब ये जो लास्ट मैंने पढ़ाया इसको आप अरेंज कर लीजिए और अपनी कॉपी सबमिट करवाइए लाके। अल्लाह हाफिज़। हमारा कंटेंट कंप्लीट है।